Hello everyone. So I am going to start the chapter biomolecules, right? Biomolecules structures and their classification. Okay. So what is biomolecules? As we know कि molecules which are present in the living cell or tissue is known as biomolecules. So हम जानते हैं कि bio मतलब क्या होता है life, right? Bio मतलब life and those molecules which are present in the life or which are responsible for giving life is known as biomolecules, right? So biomolecules कैसे हो सकते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ये, एंड ये प्रेजेंट होते हैं इन द लिविंग सेल, टिश्यू एंड ऑर्गेनिज्म. Okay, so biomolecules are organic molecules which are present in living cell, tissue and organism. And दे आर इसेंशियल फॉर. ये बायोमोलिकुल्स ज़रूरी क्यों हैं? ये बायोमोलिकुल्स हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जहाँ पे भी लाइफ होगा वहाँ पे बायोमोलिकुल्स प्रेजेंट होगा, राइट? और ये ज़रूरी होता है हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारे स्ट्रक्चर, एनर्जी, जो कुछ भी लिविंग थिंग्स के अंदर होता है, जो कुछ भी प्रोसेस लिविंग थिंग्स के अंदर होता है, वो सब कुछ जो है कंट्रोल्ड होता है या सब कुछ के पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है बायोमोलिकुल्स. देन हम देखेंगे बच्चे कि ये बायोमोलिकुल्स को बेसिकली ये मोनोमर्स भी हो सकते हैं या पॉलीमर्स भी हो सकते हैं. मोनोमर्स का मतलब जैसा कि हमें पता है, मोनो माने सिंगल यूनिट, यानी कि स्मॉल बेसिक यूनिट को हम मोनोमर्स कहते हैं. पॉलीमर्स जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं. बहुत सारे मोनोमर्स को, सपोज ये कोई मोनोमर्स है तो बहुत सारे मोनोमर्स जब ऐसे जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं? पॉलीमर्स बनाते हैं, राइट? बहुत सारे मोनोमर्स जुड़ करके पॉलीमर्स बनाते हैं. तो जैसा मैंने आप को बताया कि बायोमोलिकुल्स हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी होता है. और हमारे लाइफ के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है? ग्लूकोज है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, ये सब बायोमोलिकुल्स का पार्ट है, राइट? तो प्रोटीन किससे बना है बच्चे? प्रोटीन बना अमीनो एसिड से. बहुत सारे अमीनो एसिड को, सपोज ये कोई अमीनो एसिड है तो बहुत सारे अमीनो एसिड को हम जोड़ते हैं. सपोज ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड एक मोनोमर्स है. और बहुत सारे अमीनो एसिड को जब हम जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? पॉलीमर्स बन जाता है. जैसे हमने एक अमीनो एसिड, ए अमीनो एसिड को जोड़ा, दूसरा अमीनो एसिड को जोड़ा, तीसरा अमीनो एसिड को जोड़ा, तो बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ के पॉलीमर्स बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, राइट? उसी तरीके से आप देखते हो कि जैसे हम बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट को जोड़ते हैं तो डाइसेक्राइड बन सकता है, पॉलीसेक्राइड्स बन सकता है. तो इस तरीके से ग्लूकोज इज अ काइंड ऑफ मोनोसेक्राइड. मोनो माने सिंगल, तो एक सिंगल यूनिट इज अ मोनोसेक्राइड्स, राइट? और जब बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा पॉलीसेक्राइड. उस तरह से जो न्यूक्लिक एसिड है ये भी एक पॉलीमर है, और न्यूक्लिक एसिड्स का जो मोनोमर है वो न्यूक्लियोटाइड्स है. मतलब एक सिंगल यूनिट को हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा न्यूक्लिक एसिड, राइट? एंड लिपिड्स, यानी कि जिससे फैट बनता है, लिपिड. लिपिड जो है वो मोनोमर ही होता है, उसके पॉलीमर नहीं होते. लिपिड हमेशा मोनोमर होता है. ये आपने पढ़ा है, क्लास 10 में भी पढ़ा है कि लिपिड होता है जिसका ये हाइड्रोफोबिक हेड, हाइड्रोफिलिक टेल, ये जो होता है, तो ये लिपिड का एक सिंगल यूनिट है, लिपिड है. और बहुत सारे लिपिड मिलते हैं तो लेकिन ये पॉलीमर्स नहीं बनाते. हम देखेंगे कि पॉलीमर्स के भी टाइप होते हैं. यदि पॉलीमर सेम तरह के बहुत सारे सेम यूनिट यदि रिपीटेड हो, सेम काइंड ऑफ यूनिट यदि रिपीटेड हो, तो उसको होमो का मतलब ही होता है सेम, होमो पॉलीमर बोलते हैं, है ना? और यदि डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट हो, मान लो एक दूसरा हो, फिर नेक्स्ट वाला दूसरा हो, तो इसको हेट्रो पॉलीमर बोलेंगे. जैसे कि आप देखो कि ये एक इस तरह का एक यूनिट है, फिर दूसरा भी एक यूनिट है वो इस तरह का ही है, तीसरा यूनिट भी इस तरह का है, सारे यूनिट हमें सेम सेम से दिख रहे हैं, तो ये क्या है? होमोपॉलीमर है. जैसे स्टार्च एक होमोपॉलीमर होता है, ग्लाइकोजन एक होमोपॉलीमर है, सेल्यूलोज एक होमोपॉलीमर है, काइटिन भी एक होमोपॉलीमर है. और आपको पता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, ये जो कुछ भी है ना, ये सारे मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड जो है उसके अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये होमोपॉलीमर की बात हो गई. हेट्रोपॉलीमर में आप देखोगे कि डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट. मान लो कि एक यूनिट यदि ऐसा है तो दूसरा यूनिट ऐसा है, तीसरा यूनिट आपका अलग तरीके का होगा, इस तरह का है, फिर एक यूनिट आपको ऐसा है, राइट?
तो इस तरह के यूनिट को हम रिपीट कर रहे हैं, मतलब सारे अलग अलग यूनिट रिपीटेड है। हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट यदि रिपीटेड होता है तो वो हेट्रोपॉलीमर बनाता है। और इसके एग्जांपल आप देखो कि प्रोटीन काइंड ऑफ हेट्रोपॉलीमर है, यानी कि अमीनो एसिड जो होता है, सारे अमीनो एसिड एक तरीके के नहीं होते, सब एक दूसरे से अलग होते हैं। उस तरह से डीएनए और आरएनए डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड से, और ये हेट्रोपॉलीमर के अंदर आते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे कि हमने आपको बोला कि लिपिड के सिर्फ मोनोमर्स होते हैं, पॉलीमर नहीं बनाता लिपिड। तो वाइल लिपिड आर नॉट पॉलीमर्स, उसको पॉलीमर्स के अंदर क्यों नहीं रखते? लिपिड के पास कोई भी रिपीटिंग यूनिट नहीं होता, डोंट हैव रिपीटिंग यूनिट, राइट। तो लिपिड किससे बना होता है? ग्लाइसिरॉल और फैटी एसिड का लिपिड बना होता है। ठीक है, जैसे ये CH2OH, ओके, और प्लस फैटी एसिड, ये बनाएगा लिपिड। ठीक है, तो सारी यही हो गए, CHOH ये आपका है CH2OH, ये आपका है ग्लाइसिरॉल और फैटी एसिड। ग्लाइसिरॉल और फैटी एसिड मिलके क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका लिपिड। ओके, जो लिपिड है वो हमेशा मोनोमर ही बनाएगा, पॉलीमर कभी नहीं बनाता, क्योंकि उसके बीच में बॉन्डिंग भी नहीं हो पाती है उस तरीके से। ठीक है, हेंस लिपिड आर नॉट अ ट्रू पॉलीमर, मतलब एक तरह वो एग्रीगेट हो जाता है। जैसे सपोज ये एक लिपिड है, ठीक है, तो इस तरीके से सारे लिपिड ऐसे एग्रीगेट तो हो जाते हैं, क्योंकि इनको क्या करना होता है, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है कि इनको पानी से बचना होता है। इनका जो हेड होता है वो क्या है? हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग तो होता है, लेकिन टेल जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है। तो इस तरीके से ये इकट्ठे हो जाते हैं ऐसे, है ना, और फिर इधर से भी ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। तो ऐसे इकट्ठा हो गया, ये इस तरह से इकट्ठा हो जाता है, लेकिन ये इनके बीच में ऐसी बॉन्डिंग नहीं हो पाती जिससे हम इसको पॉलीमर बोले, ये मोनोमर ही रहता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स को हम किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके वेट के हिसाब से। जिनका भी मॉलिक्यूलर वेट जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, यदि 1000 डाल्टन से कम है, ठीक है, 1000 डाल्टन से कम है, तो माइक्रो माने छोटा, स्मॉल, माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर आएगा। जैसे कि अमीनो एसिड, मोनोसेक्राइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, जो भी आयंस है, मिनरल्स है, इन सब का जो वेट है 1000 डाल्टन से कम होता है, राइट। और उसके बाद आप देखोगे कि जिनका भी मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर वेट यदि ज़्यादा है, तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर आता है। जैसे कि प्रोटीन, जो भी जितने भी सारे पॉलीसेक्राइड्स है, जो भी न्यूक्लिक एसिड है ना, और लिपिड का भी मॉलिक्यूलर वेट जो है, तो ये बेसिकली मोनोमर्स के अंदर ये ट्रू पॉलीमर कभी फॉर्म नहीं करता, लेकिन फिर भी ये सारे एग्रीगेट हो जाते हैं ना, इसलिए इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है 1000 डाल्टन से ज़्यादा होता है, इसलिए ये भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेगा। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूं कि 1 डाल्टन में 10⁻⁻27 kg होता है, और ये जो है मॉलिक्यूलर मास को मेजर करने का यूनिट है। अब लिपिड का जो बिहेवियर होता है ना बच्चे, सेल के अंदर सिंगल लिपिड मॉलिक्यूल यदि आप लोगे तो उसका मॉलिक्यूलर वेट मैंने बताया 1000 डाल्टन से कम होता है। और लिविंग सेल के अंदर जो है लिपिड है एग्रीगेट करता है, एग्रीगेट टू फॉर्म वेसाइकल्स बनाता है, हेंस बिहेव्स लाइक अ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। और इस तरीके से ये जो है मैक्रोमॉलिक्यूल्स है, तो ये माइक्रो आप कह सकते हो कि एक सिंगल एग्जिस्ट करता है, लेकिन एग्रीगेट होने से वेसाइकल्स का फॉर्मेशन करता है, और इस तरह से ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है एक्सपेरिमेंटल सेपरेशन करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स का, यानी कि बायोमॉलिक्यूल्स को हम सेपरेट करेंगे लिविंग टिश्यू से। तो हमें क्या करना है बच्चे, इसके लिए हमें एक लीफ लेना है, और इस लीफ को हमें डालना है किसमें, ये हमारा लीफ है, और इसको हमें डालना है एक मोटर और पेस्टल के अंदर, और हमने इस लीफ को डाल दिया एक मोटर और पेस्टल के अंदर। ठीक है, और इसको हमने अच्छे से इसको कूट पीस लेना है, एकदम इसको स्लरी बना देना है। और इसमें इसको कूटने के बाद हमें ऐड करना है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, यानी कि CCl3COOH। ठीक है, CCl3COOH, ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। तो हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसके डालने के बाद स्लरी बन गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक मसलिन क्लॉथ, जो सूती कपड़ा होता है ना मसलिन का, वो क्लॉथ ले लो, और आप क्या करो, इस क्लॉथ को ऊपर ऐसे लगाओ, और इसको आप इस स्लरी को जो है इसके ऊपर डालो और फिल्टर कर दो। फिल्टर करने के बाद
कुछ चीज़ें जो है वो नीचे आ जाएंगी और कुछ चीज़ें जो है इस कपड़े के ऊपर रह जाएंगी। ठीक है, हमें दो पार्ट इसका ऑब्टेंड होगा। कुछ चीज़ें ये कपड़े से जो है पास होकर के नीचे चली जाएंगी और कुछ चीज़ें जो है ऊपर रह जाएंगी। ठीक है, तो जो चीज़ें पास होकर के नीचे चली गई, सपोज इसके नीचे कुछ चीज़ें चली गई, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको फिल्ट्रेट बोलेंगे। और जो कपड़े के ऊपर रह गई इसको हम क्या बोलेंगे, रेसिड्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसे हम रेसिड्यू बोलेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे आपका जो रेसिड्यू है ना, यानी कि जो एसिड के अंदर सॉलेबल था, जो एसिड के अंदर सॉलेबल था तो वो एसिड सॉलेबल पूल में चला गया, यानी कि वो सॉलेबल था तो फिल्ट्रेट बन गया। और जो एसिड के अंदर सॉलेबल नहीं था, जो एसिड इनसॉलेबल पूल में रह गया, यानी कि रेसिड्यू के फॉर्म में ऊपर रह गया। तो आपको दो पार्ट इसका ऑब्टेन्ड हुआ। ठीक है, तो अब हमें जो एसिड के अंदर सॉल्युबल था, यानी कि जो इस मसलिन क्लॉथ से पास होकर के नीचे चला गया था, ये हमारा जो मसलिन क्लॉथ था इसे पास होकर के जो नीचे चला गया था, यानी एसिड सॉल्युबल था, एसिड सॉल्युबल पूल में जो चला गया, वो कौन कौन सी चीज़ें नीचे चली जाएंगी, आपका अमीनो एसिड है, मोनोसेक्राइड जितने भी है, क्योंकि उनके यूनिट छोटे होते हैं, सारे न्यूक्लियोटाइड्स और लिपिड आर नॉट सॉल्युबल बट फॉर्म वेसाइकस। तो लिपिड जो है वो सॉल्युबल तो नहीं है, इसलिए वो वेसाइकस फॉर्म कर लेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको नीचे मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी, यहाँ इस पूल के अंदर, यानी कि एसिड के अंदर मिलेंगी। और जो रेसिड्यू रह गया था, कुछ चीज़ें जो ऊपर रह गई थी, उसमें आपको क्या मिलेगा, उसके अंदर प्रोटीन, जो कि वो बड़ा मॉलिक्यूल्स है तो मसलिन क्लॉथ से पास नहीं कर पाया, पॉलीसेक्राइड सारे मिलेंगे, न्यूक्लिक एसिड मिलेगा, और लिपिड्स भी आपको कहाँ मिलेगा, एसिड इनसॉल्युबल पूल है, यानी कि रेसिड्यू के फॉर्म में, यानी कि यहाँ मिलेगा जो रेसिड्यू है, यहाँ पर आपको लिपिड भी मिलने वाला है, क्योंकि लिपिड जो है वो एग्रीगेट फॉर्म कर लिया था। राइट, इस तरीके से हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और हमें ये सारी चीज़ जो है मिला, और इसके बेसिस पे हमने माइक्रोमोलिकुल्स और माइक्रोमोलिकुल्स में डिवाइड किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हम सबको अलग अलग से समझेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।